हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं आईआर और आईआर में लगातार ये हमारा तीसरा वीडियो है भारत नेपाल संबंध के बारे में। भारत और नेपाल जैसे कोई एक ही राष्ट्र के दो भाग है, बिल्कुल उसी तरह से है। और भारत और नेपाल के संबंध है वो हमेशा ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जब भी कभी भारत और नेपाल संबंधों में कोई न कोई ऐसी बात हुई है कि दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो वो हमेशा चीन की माओवादी विचारधारा या चीन की विस्तारवादी नीति के कारण नेपाल में जो हस्तक्षेप वो करता है उसके कारण ही रहा है। जबकि भारत और नेपाल का जो सीधा संघर्ष कभी नहीं रहा है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का संबंध है, वो हमेशा था और रहेगा। क्योंकि बिहार और जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ रहने वाले भारतीय तो ये कहते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक करने नेपाल जाते हैं, क्योंकि कहीं कोई सीमाओं में आने जाने में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे कौन से कारण रहे जब थोड़ा सा उनमें संघर्ष की स्थिति रही। नेपाल का स्वयं को शांति क्षेत्र घोषित करने का दबाव है वो लगातार भारत पर डाला जा रहा है। जबकि वो शांति क्षेत्र घोषित इसलिए करवाना चाहता है कि वो कभी भारत है वो नेपाल पर यह अपराध न कर सके, यह जो ब्लेम है न कर सके कि नेपाल है भारत के विरुद्ध चीन का साथ देता है, या भारत में जो पाकिस्तान के द्वारा जाली नोट और आतंकवादी गतिविधियां हैं वो नेपाल के रास्ते करवाई जाती है, तो उसमें उसका कोई दोष सिद्ध न हो। जबकि भारत है वो नेपाल के द्वारा काठमांडू लहासा मार्ग और एवरेस्ट समझौते का लगातार विरोध करता है, और उस विरोध के कारण वो नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करना नहीं चाहता है। अब नेपाल और भारत के संबंध है वो 1950 तक बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसे बिंदु रहे, उसके कारण उनमें दोनों में समस्या आई। अब नेपाल में राजशाही तंत्र था, राजतंत्र था, तो राज परिवार की वहाँ अचानक हत्या कर दी गई और आपातकाल लागू कर दिया गया। जून 2001 में वहाँ के राजा वीरेंद्र और उसके परिवार को बहुत ही रहस्यमय ढंग से उनको मार दिया गया। जब सुबह वहाँ की जनता ने और लोगों ने देखा तो पूरा का पूरा परिवार है वो मृत पाया गया। और उसी दौरान नरेश ज्ञानेंद्र ने है वो राजगद्दी संभाली, और राजगद्दी संभाली तो ज्ञानेंद्र के द्वारा लगातार नेपाल में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। वहाँ की जो प्रधानमंत्री और संसदीय व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया, और नेपाल में एक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। उसने संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। माओवादियों ने वहाँ गृह युद्ध जारी रखा, क्योंकि चीन हमेशा ये चाहता था माओवादी और चीनी परंपराओं का प्रभाव है वो नेपाल पर बना रहे है। और 1 फरवरी 2005 को वहाँ के तत्कालीन नरेश ज्ञानेंद्र ने वहाँ आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी पावर लगा दी कि यहाँ शांति व्यवस्था में संसदीय लोकतंत्र का चलाना बहुत अधिक मुश्किल है, और आपातकाल लागू कर दिया। अब आपातकाल लागू करने के बाद में नेपाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र नाम मात्र का रहा। जनवरी 2005 से ही ज्ञानेंद्र के सत्ता में आने के बाद वहाँ माओवादी गतिविधियां हैं वो अधिक सक्रिय हो गई थी। और तो माओवादी गतिविधियों का जो मधेशी क्षेत्र है, हमने आपको पहले ही बताया था, नेपाल के मैदानी भाग में रहने वाले जो लोग हैं नेपाली हैं मूलतः, उन पर भारतीय संस्कृति का अधिक प्रभाव है, क्योंकि उनके जो शुरू से ही नेपाल की जो राजशाही परिवार है उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हमेशा ही भारत में हुई थी। तो शिक्षा दीक्षा जिस परिवेश में होती है उसकी संस्कृति का प्रभाव ही रहता है, तो उनका झुकाव हमेशा भारत की ओर था। तो वहाँ वो माओवादी गतिविधियों को कभी पनपने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वहाँ लोकतंत्र की हत्या करने के बाद माओवादी गतिविधियां हैं वो सक्रिय होने लगी। चीन है वो माओवादी गतिविधियों के कारण वहाँ पर अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में लोकतंत्र की बहाली हो चुकी थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, और भारत ये चाहता था कि नेपाल में भी लोकतंत्रशाही
या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो हो, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण 24 अप्रैल 2006 को, आप सभी तारीख है वो नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, 24 अप्रैल 2006 को उसी पुरानी संसद को, जिसे 2001 में बर्खास्त कर दिया था, उसको बहाल कर दिया गया था और माओवादियों के दबाव के कारण माओवादियों को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया था। यहाँ सबसे बड़ा नुकसान है वो मदेशियों का हुआ था, क्योंकि पहले ये तय था कि जनसंख्या के अनुपात में वो संसद में सीटें तय की जाएगी, लेकिन वहाँ जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले नेपाली थे और माओवादी गतिविधियों के कारण उनको जनसंख्या के अनुपात में पूरी सीटें नहीं दी गई थी। नेपाल में फिर लोकतंत्र की राह है वो पकड़ ली थी, मतलब पुराना जो राजशाही तंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया था और 11 वर्ष के सशस्त्र संघर्ष के बाद 21 नवंबर 2006 को ये संघर्ष समाप्त हुआ और नेपाल माओवादियों के साथ समग्र शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संसद ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। यानी नेपाल भी अब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत की तरह, और पूर्ण व्यवस्थाएं वही थी। हालांकि भारत की हमेशा ही ये इच्छा थी कि नेपाल में वैसा ही लोकतंत्र स्थापित हो जैसा भारत में हो, लेकिन माओवादियों के प्रभाव के कारण है वो मदेशियों को अधिकार कम दिए गए थे, वहाँ उनको लगातार उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो जब जिस प्रजाति का या जिस एक वर्ग विशेष का अगर अधिकारों का हनन होता है तो संघर्ष है वो अवश्यंभावी होता है। तो अब नेपाल में मदेशियों का संघर्ष शुरू हो गया था, मदेशियों ने वहाँ आंदोलन छेड़ दिया था, और क्योंकि मदेशियों का झुकाव है वो भारत की तरफ था और माओवादियों का झुकाव है वो चीन की तरफ था। तो कहने का तात्पर्य है नेपाल और भारत के बीच कोई भी संघर्ष है वो सीधा नहीं था, वो या तो चीन के कारण है या वो पाकिस्तान के कारण है। तो उनका संघर्ष उन्होंने किया क्योंकि नेपाल की जो सत्ता है वो पहाड़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय व नेवाड़ी, मतलब जो पहाड़ी एरिया की तरफ या चीन की तरफ जो नेपाल की सीमा लगती है वहाँ पर रहने वाले इन जातियों के पास ही सत्ता निवास करती है। तो मदेशियों ने अपने अधिकारों के लिए और सत्ता में अपनी पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ भारतीय मूल के जो हमारा चूरू जिला है, चूरू जिले में रतनगढ़ नामक तहसील है, उस रतनगढ़ तहसील के एक व्यक्ति हैं वो वहाँ आज नेपाल में मंत्री है, क्योंकि वो लंबे समय से रहने के कारण उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त है और वो मंत्री है और वो मूल मदेशी ही है, यानी भारतीय मूल के हैं, नेपाल में निवास कर रहे हैं। तो इनका ये संघर्ष सफल रहा और भारत और नेपाल में कोई भिन्नता नहीं है। जब भी कभी आपको नेपाल जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ देखेंगे वहाँ विक्रम संवत, अपने यहाँ तो अंग्रेजी महीने और अंग्रेजी तारीख है, अंग्रेजी में जो गणित लिखी जाती है वो गणित पढ़ाई जाती है, लेकिन नेपाल में आज भी विक्रम संवत के अनुसार वहाँ का कैलेंडर होता है, वैसी ही तारीख होती है, वो तिथि के अनुसार चलते हैं। और पर स्कूल में भी, उनके विद्यालयों में, ऑफिस में, कार्यालय में जो जितनी भी उनका लेखा जोखा का काम होता है, जो हमारे हिंदी के अक्षर है, जैसे 1 2 3, मतलब जो हिंदी में हम गणित के अक्षर लिखते हैं वैसे ही अक्षर लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ जाकर यूँ लगता है कि जैसे हम प्राचीन भारत में हैं, वो आ गए हैं। प्राचीन भारत की संस्कृति नेपाल में बिल्कुल जीवट आपको दिखाई देती है। तो भारतीयों की हमेशा ये इच्छा रही है कि नेपाल और भारतीयों के बीच संबंध अच्छे बने रहे। तो मदेशियों ने क्या किया कि जैसे ही उनको सत्ता में सीटें कम दी गई, उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। वो ब्रह्मास्त्र था कि भारत की तरफ जो नेपाल की लगती सीमा थी, जिसके थ्रू आगे वो पारगमन करके व्यापार करते थे, उस व्यापार मार्ग को बंद कर दिया था। तो इस कारण तुरंत ही नेपाली, जो मूल नेपाली थे, पहाड़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और नेवाड़ी है, उन्होंने उनको सत्ता में उचित अधिकार भी दिए। और भारत की हमेशा ये इच्छा रहती है कि नेपाल में शांति बनी रहे। पाकिस्तान ने भी नेपाल का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी, अपना आतंकवादी अड्डा है वो नेपाल में लगाने की कोशिश की, और अपने जो जाली नोट का व्यापार है वो नेपाल के रास्ते होते हुए वो भारत लेकर आता है।
तो हम इतने विश्लेषण से हमने ये जाना कि भारत और नेपाल के बीच सीधा साधा केवल और केवल सुगोली नदी और काला पानी विवाद, दो ही विवाद है। काला पानी विवाद में सीमा विवाद है, और जो सुगोली की संधि हुई थी उस समय जो 1806 में उनके भारत और नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हो गई थी, उसमें दोनों के बीच थोड़ा सा विवाद जरूर है, और बाकी दोनों के बीच सीधा किसी तरह का विवाद नहीं है। भारतीय और नेपाली है वो आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन माओवाद के कारण वहाँ कई बार भारतीय मूल के लोगों को विरोध झेलना पड़ता है, जबकि नेपाल के 46% व्यापार है वो भारतीयों के द्वारा किया जाता है। तो नेपाल के उन्नति में भारत का अहम रोल है। दोनों के साथ दोनों के संबंध शांतिपूर्ण बने रहे, ऐसी ही उम्मीद हम रखते हैं। धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।